गुड मॉर्निंग बेटा, स्टार्ट करो फिर। करें स्टार्ट। चलो, लास्ट में अपन क्या कर रहे थे बताओ मेरे को। हम्म। अच्छा, आपको मैंने सिंपल पेंडुलम के अलग अलग फॉर्मूले बताए थे, है ना। ठीक है, कहीं पर त्वरण आ रहा है मतलब लिफ्ट में जा रहे हैं, या फिर जो है वो आपका किसी ट्रक के अंदर लगा हुआ है, या फिर जो है विद्युत क्षेत्र में है। इस तरह से अलग अलग फॉर्मूले बताए थे। चलो क्वेश्चन लिखो। लिखो, एक सरल लोलक किसी लिफ्ट के अंदर लगा है। एक सरल लोलक किसी लिफ्ट के अंदर लटका हुआ है। जब लिफ्ट स्थिर है, जब लिफ्ट स्थिर है तो आवर्त काल का मान टी है, कैपिटल टी। जब लिफ्ट स्थिर है तो आवर्त काल का मान टी है। यदि लिफ्ट त्वरित गति करती है, लिफ्ट त्वरित गति करती है, लिफ्ट त्वरित गति करती है, तो आवर्त काल का मान T/2 हो जाता है। आवर्त काल का मान T/2 हो जाता है। तो लिफ्ट का त्वरण वो दिशा ज्ञात कीजिए। लिफ्ट का त्वरण वो दिशा ज्ञात कीजिए। करोगे ना या मैं कर दूं? चलो जल्दी से बताओ, पहले तो आवर्त काल बढ़ गया या कम हो गया? कम हो गया। कम कब होगा? जब नीचे जी बढ़ जाएगा, या कम होगा? बढ़ जाएगा। मतलब नीचे क्या आना चाहिए? G+A।
और जैसे ही जी प्लस ए आ रहा है तो आपको पता है लिफ्ट किधर जा रही होगी, ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही है कि नहीं जा रही है। त्वरण जी के रूप में बताना है आपको, है ना, 2G 3G 4G कितना आ रहा है, कॉपी में करके देखना यार। बढ़िया बात है, तेरे को समझ में आ रही है बात, पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया तेरा। हाँ, थ्री क्या, हाँ जी भी तो वो, चलो, हाँ बिल्कुल 3G है ना। देखो इधर ध्यान से, आवर्तकाल का फॉर्मूला था जब स्थिर है तो आएगा 2 पाई रूट L/G, ऐसे ही होगा। अगली बार जो है इसका मान T/2 रह गया, T/2 रह गया तो यहाँ लिखोगे 2 पाई रूट और L। अगर आवर्तकाल कम हो गया तो नीचे G बढ़ गया होगा, क्या लिखो यहाँ पर G+A होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस T का मान ये वाला पुट कर देता हूं, तो ये लिखा मैंने 2 पाई रूट L/G, ये तो T का मान लिख दिया, नीचे दो ऐसा कैसा लिखा हुआ है, एक वस्तु इधर लिखा हुआ है 2 पाई रूट L/G+A के बराबर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर देना, रूट L से रूट L कैंसिल कर देना, ठीक है। ये देखो इधर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, इधर क्या बन जाएगा G, और दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इक्वल्स टू इधर क्या आ जाएगा G+A के बराबर। इसे इधर शिफ्ट करोगे तो 4G-G बराबर A बराबर कितना आ जाएगा 3G के बराबर। कर दिया था सबने, करा करना बेटा, मेरे करने से कुछ भी नहीं होगा, कोशिश तो किया, अगर कोई बात नहीं गलत हो जाए लिखो तो सही, कुछ तो लिखो, जो दिमाग में आए वही लिखो, मेरा वेट मत करो। हो गया, कोशिश करना, सवाल करो, गलत हो जाए कोई बात नहीं, पर लिखो तो सही, कुछ तो लिखो, तो आपको पता चलेगा वन कहाँ गड़बड़ कर रहा है। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल लिखो। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई को, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई को 4% बढ़ा दिया जाए तो उसके आवर्त काल में प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो उसके आवर्त काल में प्रतिशत परिवर्तन होगा। 4% मतलब 5% से कम परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, नगण्य, है ना। तो अगर अल्प परिवर्तन होते हैं तो आपको फॉर्मूला पता है ना, क्या करते हैं, पावर को आगे लिख देते हैं। चलो देखो इधर ध्यान से, आवर्तकाल समानुपाती है रूट L के, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ΔT/T बराबर, ये घात कितनी है, 1/2 है कि नहीं है, 1/2 यहाँ लिख दोगे, ΔL/L, घात को आगे लिख देता है, ठीक है। बस, प्रतिशत परिवर्तन मतलब इधर भी 100 से गुणा कर दिया, इधर भी 100 से गुणा कर दिया, तो आपको ΔT/T × 100 बताना है। ये प्रतिशत परिवर्तन दे रखा है आपको, कितने प्रतिशत है, 4%, 1/2 इंटू 4% का परिवर्तन, काटोगे इसको तो आंसर कितना जाएगा 2%। प्लस में आ रहा है कि माइनस में,
इसका मतलब आवर्तकाल जो है 2% बढ़ जाएगा। तो अगर प्रतिशत परिवर्तन की बोले इस तरीके से करना सवाल। ठीक है, अगला सवाल लिखो। 5% से ज्यादा परिवर्तन दे रहा हूं, है ना। लिखो, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, सरल लोलक की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, तो आवर्त काल में प्रतिशत परिवर्तन होगा। बीस प्रतिशत बढ़ा दिया तो पहले वाली लंबाई को मानना 100, बाद वाली कितनी 120। अगर मैं 20% कम कर देता तो पहले वाली लंबाई को मानना 100, बाद वाली को मानना 80, है ना। ये ऐसे सवाल मैंने आपको करंट में भी कराए थे स्टार्टिंग में, बस वही फॉर्मूला लगाना है। 5% से कम में तो ऐसे डेल्टा में लिख देते हैं, 5% से ज्यादा होता है तो फिर मैं कर दूं। हो गया, क्या आंसर है बताओ। बोलो, कोई बात नहीं, गलत है तो क्या हो गया, बता कितना है, बता तो सही। कितना आना चाहिए, 0.1, 0.2, 1.2, 1.44, 44%। कितना आ रहा है। घट रहा है, घटेगा कैसे यार। लंबाई समानुपाती होती है, तो अगर लंबाई बढ़ रही है तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। घटना तो चाहिए ही नहीं। चलो मैं कर रहा हूँ, भूल जाते हो तुम यार। देखो इधर, आवर्तकाल समानुपाती है √L के। इसका मतलब लिख सकता हूँ T2/T1 बराबर √L2/L1। बोलो, बाद वाला आवर्तकाल, पहले वाला आवर्तकाल, बाद वाली लंबाई 20% बढ़ा दी तो 120 डिवाइड बाय कितना आ गया आपका, ये 100 आ गया। ठीक है, इसे कैंसिल कर दिया आपने तो ये हो गया आपका T2/T1 बराबर, ये हो गया, अपने ऐसे लिख देते हैं बिना काटे ही, है ना। ये आ जाएगा √1.2 लिख दिया, चलो ये लो। ठीक है भाई, ये 1.2 इसका आंसर आ रहा है। अच्छा, इसमें दिक्कत आ रही है तुम्हें रूट लेना में। ठीक है, तो ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको ऐसा कर लेते हैं यार, ये तो मेरे से भी नहीं होगा। भाई अपन सबसे पहले दो का ही रूट लेते हो आप, दो का रूट मतलब करते हो 1.4, ये तो दो से भी कम है ना, इसलिए कह रहा हूँ। हंसते हंसने क्यों लग जाते हो। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, इसको 60% ले लें। 60 से भी क्या हो जाएगा, चल 60 ले लेते हैं बेटा, 60 कर लो। ठीक है, तो 160 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। इसको इससे काट दोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 4। और नीचे जो है अगर 10 बचा है तो 10 का अगर रूट करोगे आप, तो 10 का रूट आपका 3.14 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसका मतलब T2 बराबर कितना होगा, 4/10
3.14 के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ प्रतिशत परिवर्तन लिखोगे तो ये लिखोगे आप यहाँ पर बाद वाली वैल्यू माइनस पहले वाली वैल्यू डिवाइड बाय पहले वाली इंटू 100। ठीक है, तो ये लिखना यहाँ पर 4/3.14 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू 100। इसे कैंसिल आउट करना, यहाँ एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 3.14। 4 में से माइनस करना 3.14 को और 100 से गुणा कर देना। ठीक है, ऊपर बचेगा कितना 1.14 डिवाइड बाय 3.14 इंटू 100। ऐसा कुछ आंसर आएगा, ऊपर हो जाएगा ये 114 है ना, डिवाइड बाय 3.14। देखो अब कितना प्रतिशत इतना लिख दो बस आप, है ना, समझ गया ना करना क्या है। उल्टा देता मैं तो क्वेश्चन इजी हो जाता, मैं आपको लंबाई की जगह जो है प्रतिशत परिवर्तन किसका दे देता, आवर्तकाल का दे देता, तो वो स्क्वायर हो जाता, तब तो निकल जाता है ना। हाँ बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। माइनस में कैसे आएगा बेटा, ऊपर वाली राशि बड़ी है, ऊपर 4 लिखा हुआ है, नीचे कितना आ रहा है आपका 3.14 है। ठीक है, माइनस में कैसे आएगा। क्या लिखा था ना, 16/10 लिखा ना, तो 16/10 का रूट लेगी तो क्या होगा। रू- हाँ, क्यों आ जाएगा। हाँ 1.6 हो गया, तो 1.6 का 0.4 होता है क्या। 0.4 को 0.4 से अगर गुणा करेगी तो कितना आएगा 0.0, मतलब 0.16 आएगा, 1.6 नहीं आएगा। ठीक है, 0.4 नहीं होगा भाई, 1.6 का रूट है ना। ये सही है जो आ रहा है। आगे बढ़े, लिखो अगला सवाल। देखो दो सरल लोलक की लंबाइयां 36 सेंटीमीटर वो 25 सेंटीमीटर है। दो सरल लोलक की लंबाइयां 36 सेंटीमीटर व 25 सेंटीमीटर है। चलो एक बात बताओ, दोनों की लंबाइयां अलग है, तो इसका मतलब दोनों के आवर्तकाल भी क्या होंगे, अलग अलग, है ना। दोनों के क्या हुआ, कोई बात नहीं। हाँ भाई, दोनों की क्या है, आवर्तकाल भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, लिखो आगे सवाल। यदि दोनों, हंसने की क्या बात है, उसमें तमीज है इतनी, क्यों लेट आई तो बोल रही है, तुम्हें तो होती नहीं, तुम तो आते हो बैठ जाते हो। ठीक है, हाँ, दोनों, क्या लिखाया था यार, यदि दोनों, दो सरल वृत्त की लंबाई 36 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, यदि दोनों एक साथ सरल आवर्त गति प्रारंभ करते हैं, दोनों एक साथ सरल आवर्त गति प्रारंभ करते हैं, तो कितने दोलन के पश्चात, कितने दोलन के पश्चात वे दोनों समान कला में होंगे। समान कला का मतलब वापस एक जैसी स्थिति में आ जाए। ये तो मुझे ही कर देना चाहिए।
है ना, वैसे इतना टफ नहीं है, कोई बात नहीं, मैं करता। अब इधर सुनो ध्यान से। एक सरल लोलक, इधर सुनो बेटा, एक सरल लोलक जो है वो, उसका आवर्तकाल मान लो कितना है, 1 सेकंड है। कितना है? 1 सेकंड में पूरा कंपन कर लेता है वो। ठीक है। दूसरा जो सरल लोलक है उसका आवर्तकाल कितना है, 1.5 सेकंड है। कितना है? तो वो 1.5 सेकंड में पूरा करता है, मतलब थोड़ा धीरे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब आपसे बोला है कि ये दोनों वापस से समान कला में कब आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, 1 सेकंड में तो पहला पूरा कर लेगा, बोलो, पर दूसरा पूरा नहीं कर पाएगा। दूसरा कितने सेकंड में करेगा? 1.5 सेकंड में करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? फिर देखो अगला, 2 सेकंड में पहले वाले के 2 कंपन हो जाएंगे, और दूसरे वाले के कितने हो जाएंगे? दूसरे वाले का कंपन हो जाएगा, देखो इधर, सुनो सुनो इधर, एक तो ये है, दूसरा सरल लोलक ये है। ध्यान से देखना, समझना मेरी बात। इसका आवर्तकाल जो है वो 1 सेकंड है। कितना है? इसका आवर्तकाल जो है वो 1.5 सेकंड है। 1 सेकंड के पश्चात इसका कंपन यहां से जाके वापस यहाँ आ जाएगा। बोलो, ये 1 सेकंड में हो गया। इसका कितने सेकंड में होगा? 1.5 सेकंड में होगा। इसका मतलब दोनों साथ में होंगे क्या? नहीं। अगले सेकंड की बात करते हैं, दूसरे सेकंड में। तो दूसरे सेकंड में फिर इसका एक कंपन पूरा हो जाएगा। बोलो, इसका दूसरा कब पूरा होगा? 3 सेकंड में। इसका फिर 3 सेकंड में पूरा हो जाएगा। ये 2 सेकंड में 2 कंपन किए, इसने 3 सेकंड में जो है फिर से 2 कंपन कर लिए। ठीक है, फिर देखो, तीसरे सेकंड में वापस ये ऐसे जाएगा, ये तीसरा सेकंड। इसको ऐसे जाने में कितना समय लगेगा? इसको 4 से 4.5 सेकंड लगेंगे। अभी भी दोनों साथ नहीं है, पर देखो जैसे ही इसका पूरा करोगे यहाँ पे, ये चौथा सेकंड में यहाँ पे पूरा हुआ। ठीक है, ये 4 सेकंड में मान लो यहाँ हो गया। इसके कितने सेकंड हो गए? 6 सेकंड में यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। और ये वापस से जो है वो क्या आ जाएंगे, समान कला में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे समझो। आप तो इधर सुनो, इससे भी इजी बताते हैं। एक दोलन ऐसे कर रहा है, दूसरा दोलन थोड़ा धीरे कर रहा है। तो मान लो पहले सेकंड में या पहले आवर्तकाल में एक दोलन, एक जो आपका सरल लोलक है वो आवर्तकाल की आधी दूरी आगे निकल जाता है। बोलो। तो फिर अगले आवर्तकाल में आधी दूरी और आगे निकल जाएगा। बोलो। फिर अगले आवर्तकाल में आधी दूरी और आगे निकल जाएगा। फिर अगले आवर्तकाल में आधी दूरी और आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो आप बताओ टोटल कितनी दूरी तय करे जब वो वापस साथ में आ जाए? 8 बार। आवर्तकाल क्या होता है आपका? आधा होता है कि नहीं होता है? सुनो इधर सुनो, ये मान लो आयाम है अपना, आयाम से समझो आप तो। ये क्या है? हाँ, इतनी दूरी आगे निकल रहा है। ठीक है, एक दोलन में दूसरा जो सरल लोलक है पहले से आयाम के बराबर की दूरी आगे निकल जाता है। तो अगले दोलन में एक और आयाम के बराबर की दूरी आगे नहीं निकल जाएगा? नहीं निकल जाएगा? बोलो। फिर एक और आवर्त काल में आयाम के बराबर की दूरी और आगे निकल जाएगा? नहीं निकल जाएगा? और फिर एक और आवर्त काल में यहां आ जाएगा, और दूसरा भी यहीं पर होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब होगा क्या कि जो बड़ा वाला, जो छोटा वाला आपका सरल लोलक है, वो सरल लोलक जो है, जब दोनों वापस से समान कला में आएंगे तो एक पूरा कंपन ज्यादा कर चुका होगा। ठीक है, मान लो एक बार में उसने चौथा ही आगे बढ़ गया। बोलो। फिर अगले में वापस से चौथा ही आगे बढ़ गया, फिर अगले में और चौथा ही आगे बढ़ गया, और अगले में और चौथा आगे बढ़ गया। इसका मतलब पूरा एक आगे जाएगा तभी तो उसके बराबर आएगा। अरे है कि नहीं? ठीक है, मान लो एक लड़का गोले में घूम रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना। और इसको गोले में घूमने में जो है वो लगते हैं आपके 40 मिनट लग रहे हैं, या 40 सेकंड लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 40 सेकंड। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूंगा दूसरा एक और लड़का है, वो जो है 80 सेकंड में जो है वो पूरे गोले में घूमता है। तो देखो, एक तो 40 में घूम गया, यहां पहुंच गया वापस। 80 वाला अभी यहीं पहुंचा है। बोलो भी। फिर देखो, ये जो 40 वाला है, ये वापस से एक चक्कर लगा देगा, और ये 80 वाला आधा चक्कर लगा के यहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो ये वापस दोनों समान कला में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? इसका मतलब देखो, एक से दूसरे ने कितना ज्यादा दोलन किया, एक ज्यादा है कि नहीं है? ठीक है, थोड़े एक बार में मान लो एक चौथाई बढ़ गया, अगली बार में एक और चौथाई बढ़ गया, अगली बार में एक और चौथाई बढ़ गया, तो कुल मिला के एक दोलन ज्यादा करेगा कि नहीं करेगा? एक दोलन ज्यादा होते ही वापस से वो दोनों जो है वो समान कला में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से।
सबसे पहले एक तो लिख देता हूं यहां पर जो है एल का मतलब लॉन्ग है, मतलब लंबे वाला जो आपका वो है सरलोलक है वो है। ठीक है, ये दोलन करता है कितना, एन दोलन करता है। कितने दोलन, आवाज नहीं आ रही। तो ये जो समय हो गया, एक दोलन का समय उसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका एन दोलन का समय आ गया कि नहीं आ गया। इतने ही समय में दूसरा कितने दोलन कर लेगा, एन प्लस वन दोलन कर लेगा, ये वाला कौन सा, शॉर्ट वाला, छोटा वाला। ठीक है, एन प्लस वन। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं अगर वैल्यू लिखता हूं किसकी, आवर्तकाल की, तो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एल अपॉन जी के बराबर। ये लंबाई लंबे वाले के लिए। छोटे वाले के लिए लिखूंगा तो लिखूंगा एन प्लस वन, यहां लिखूंगा 2 पाई रूट एल शॉर्ट अपॉन जी। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जी जी 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब एन रूट एल जो होता है लॉन्ग वाले के लिए वो क्या होता है, एन प्लस वन शॉर्ट वाले के लिए होगा कि नहीं होगा, बोलो बेटा। अब बताओ मेरे को वैल्यू, एन ऐसा कैसा लिख दिया। ठीक है, बड़े वाले की लंबाई बताओ, 36 का रूट ले दूं डायरेक्ट, चलो पूरा लिख देते हैं, एन प्लस वन कितना लिख दिया, 25। एन इंटू 6 बराबर एन प्लस वन, 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये 6 एन बराबर 5 एन प्लस 5, इसको इधर भेज दोगे एन आ जाएगा, एन का मतलब 5। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 5 दोलन के बाद वापस दोनों जो है वो किस में आ जाएंगे, समान कला में। ठीक है, समझ गए। समान कला में आने का यही कॉन्सेप्ट है कि वापस एक दोलन जब ज्यादा हो जाता है उस कंडीशन में दोनों क्या आते हैं, आपके समान कला में आते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना जब भी इस तरह का सवाल पूछेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, हो गया। चलो फिर से एक बार ऐसे ही, मान लो एक का तो लंबाई कितनी है आपकी, 64 सेंटीमीटर है, कितनी है, और एक की कितनी है आपकी जो है 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ 64 का 8 आ जाएगा, यहाँ 36 का 6 आ जाएगा, 6 इधर जाएगा तो 2n बचेगा, और इधर क्या बचेगा आपका 6। इसका मतलब 3 दोलन के बाद में फिर से वो क्या आ जाएंगे आपके समान कला में। समझ में आ गई बात सभी को। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि दो अलग अलग सरल लोलक हैं। जरूरी नहीं है सरल लोलक की बात करें, ठीक है, किसी भी आपके वस्तु की बात कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट ये लगाना है, पर सरल लोलक में क्या देते हैं, लंबाई देते हैं। अगर मान लो जो है आपका स्प्रिंग दे दें आपको, ठीक है, तो स्प्रिंग देंगे तो वहां पर क्या देंगे आपको, के देंगे या फिर एम देंगे आपको। अब ध्यान दो, अगर आपको एम अलग अलग दे रखा है तो सरल उसका आवर्तकाल का फॉर्मूला बोलो स्प्रिंग के लिए क्या होता है, 2 पाई रूट एम बाई के होता है कि नहीं होता है। तो अगर आपको एम अलग अलग दे रखे हैं तो क्या लिखोगे यहाँ पर, एन रूट एम इक्वल्स टू एन प्लस वन रूट एम आएगा कि नहीं आएगा। छोटे वाले का द्रव्यमान इधर, बड़े वाले का इधर। पर अगर मान लो आपको क्या दे रखा है, स्प्रिंग नियतांक अलग अलग दे रखे हैं, तो के कहाँ लिखा होता है, नीचे। क्या आएगा, एन अपॉन रूट के वन, इधर आएगा एन प्लस वन अपॉन रूट के आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, पर आपको एक क्वेश्चन सरल लोलक में ज्यादा पूछते हैं,
तो उस कंडीशन में इस तरह से ध्यान रखना, एक दोलन के पश्चात जब कोई भी कण पूरा एक दोलन कर लेगा तब जाके वापस जो है वो क्या करेंगे, समान कला में आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो अब इससे आगे के एसएचएम की बात करते हैं जो हम लिक्विड में कराएंगे। ठीक है, अगला लिखो। देखो किसी सरल लोलक का सरल लोलक का द्रव माध्यम में आवर्तकाल। ठीक है, देखो इधर ध्यान से, ये सरल लोलक तो वैसा का वैसा ही है, पर इस बार हमने इस सरल लोलक को क्या किया, किसी द्रव के भीतर ले गए यहाँ, इसके अंदर एसएचएम कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये द्रव भर दिया मैंने यहाँ, इस द्रव के अंदर अंदर ये एसएचएम कर रहा है। ठीक है ना, ये जो द्रव है इसकी जो है अपने घनत्व का मान रो है, कितना है, और ये जो आपका पिंड है, वस्तु है, इसके घनत्व का मान सिग्मा है। ठीक है, अब आप देखो इधर ध्यान से, द्रव के भीतर क्या हो जाता है, जब हम द्रव के भीतर जाते हैं तो हमारे के ऊपर जो जी लग रहा है उसका मान कम हो जाता है, आभासी जी लगता है ना। ठीक है, पढ़ लिया क्या आपने, फ्लूइड पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया तो नहीं पढ़ा? अरे तुम्हें पढ़ा क्या है फिर यार। चलो कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सब, तुम तो यहाँ देखते रहो। देखो उत्प्लावन बल का नाम तो सुना है? देखो जब ये कोई भी वस्तु है, ध्यान से देखो, ये वस्तु जब ये वायु में होगी, हवा में होगी या निर्वात में होगी, तो उस कंडीशन में इसके ऊपर सिर्फ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, mg। बोलो भाई, तो इस अगर mg का मान लिखूंगा तो mg के मान को लिख सकता हूं मैं इस गेंद का घनत्व सिग्मा। बोलो, इसका आयतन v, आयतन को अगर आपने जो है इसके घनत्व से मल्टीप्लाई कर दिया तो मास बन गया, इसको मैंने g से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई डाउट है? ये अपन इलेक्ट्रोस्टेट में भी किया था अपन, है ना। फिर देखो इधर ध्यान से, इस गेंद को मैं किसी द्रव के भीतर ले जाऊं, तो इसका वास्तविक भार mg तो नीचे लग रहा होगा। बोलो, और इसके ऊपर जो है ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल लग रहा होगा जिसको हम एफ बी से लिखते हैं, बायोंसिंग फोर्स। ठीक है, तो इसका जो आभासी भार होगा वो आभासी भार क्या बनेगा, mg माइनस एफ बी के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर आपसे बोला जाए कि ये उत्प्लावन बल का मान कैसे निकालते हैं, तो उत्प्लावन बल का मान होता है वस्तु द्वारा निष्कासित किए गए द्रव का भार। क्या होता है, जैसे मान लो मैंने इस पूरे बीकर को ऊपर तक भर दिया यहां तक पानी से, अब जैसे ही गेंद इसके नीचे जाएगी, इसके अंदर जाएगी, तो थोड़ा सा द्रव बाहर निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? कितनी जगह का द्रव बाहर निकल जाएगा? जितनी जगह पे गेंद आ जाएगी उतनी जगह का द्रव बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कितना बाहर होगा इस द्रव का जो बाहर निकल गया? इसका अगर आपको बाहर लिखना है तो देखो, आयतन तो गेंद का ही आएगा क्योंकि गेंद की जगह का ही द्रव बाहर निकला है, और इसका खुद का घनत्व तो कितना है, रो है, तो रो वी, ये हो गया इसका द्रव्यमान, और जी से गुणा कर दिया तो ये भार बन गया कि नहीं बन गया? ये इस द्रव का भार है जो इस वस्तु ने निष्कासित कर दिया। ठीक है, ये जो भार है वो किसके बराबर होता है, ये उत्प्लावन बल के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? अब आ जाओ अपने डायग्राम पे, ध्यान से देखो। एक ही काम कर रहे थे हम कल से कि अगर जी के साथ और कोई त्वरण लग जाता है तो उस कंडीशन में लिख देते हो आप नीचे जी प्लस ए, माइनस विपरीत दिशा में होता है तो क्या लिख देते हो, जी माइनस ए। यही कर रहे थे ना, तो अपने आवर्त काल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई रूट एल बाई, और जी प्रभावी लिखना है अपने को, ई इफेक्टिव लिखना है कि नहीं लिखना है? ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, ये समीकरण लिखी हुई है, इसका मान लिखा मैंने तो लिखा
एम वस्तु का द्रव्यमान और जी इफेक्टिव, जो प्रभावी जी इसके ऊपर लग रहा है, ये लिखा हुआ है एम जी। ठीक है, एम जी का मान अपने को पता है पर मैंने अभी एम जी लिख दिया। ठीक है, माइनस एफ बी का मान कितना है, रो वी जी के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, मुझे इस एम को हटाना है यहां से। मैंने इधर भी एम से डिवाइड कर दिया, यहां भी एम से डिवाइड कर दिया, यहां भी एम से डिवाइड कर दिया। इस एम से तो ये एम कैंसिल हो गया, इस एम से ये एम कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये जी प्रभावी जो मिल रहा है मुझे, इसको देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखा हुआ है, जी माइनस रो वी जी डिवाइड बाय एम का मान सिग्मा वी जी है कि नहीं है, बोलो भाई। ये आपने सॉरी सिग्मा वी जी मत लिखना क्योंकि एम ही लिखा है ना अब। तो ये एम का मान सिर्फ सिग्मा इंटू वी के बराबर। वी से वी क्या हो जाएगा, जी कॉमन ले लो, तो जी प्रभावी बताओ, तो ये आ जाएगा जी, यहाँ क्या लिखोगे, 1 + 1 - रो बाई सिग्मा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आवर्त काल का मान होता है 2π√L/G, प्रभावी की जगह लिखोगे जी, यहाँ आएगा 1 - रो बाई सिग्मा। रो किसका घनत्व है और सिग्मा किसका घनत्व है, इस गेंद का घनत्व। ये आवर्त काल का फॉर्म। ठीक है, बनाओ, समझ के बनाना, वही बात सुनिए आया तो बोल देना इधर। ठीक है, उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा निष्कासित किए गए द्रव का भार।
हो गया। ये जो द्रव है, कैसा है ये? शांत समझते हो? समझते हो विस्कोसिटी? पढ़ा है ना आप लोगों ने? कैसा द्रव है ये? अशांत मतलब जो उस वस्तु के ऊपर किसी तरह का जो है वो आपके घर्षण उत्पन्न ना कर रहा है। ठीक है, अभी मैं आगे बात करूंगा इसी की। अभी तो सिर्फ लिख देना द्रव कैसा है, अशांत द्रव। अशांत द्रव। वैसे कोई पूछेगा नहीं, पर मैं अभी आगे जब बताऊंगा आपको तो दिमाग में आपके सवाल आएगा कि सर ये पहले क्यों नहीं बोला आपने। इस वजह से मैंने इसको अशांत द्रव लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अगला लिखो। किसी लकड़ी के गुटके का, लकड़ी के गुटके द्वारा द्रव में एसएचएम, द्रव में एसएचएम। ठीक है, अब ध्यान से समझो। सीधी सी बात है, अपने को करना क्या होता है, कहीं पर भी कोई भी एसएचएम पता करना है तो आप एक बल निकालोगे। कौन सा बल? प्रत्यानयन बल। कौन सा बल? उस प्रत्यानयन बल को किससे कंपेयर कर देते हैं? एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो ओमेगा आ जाता है, ओमेगा आ जाएगा तो आवर्तकाल आ जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, समझना, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे। कितने फॉर्मूले याद रखोगे? और पेपर में आ जाए तो 2 मिनट के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, देखो इधर। ये सबसे पहले तो एक मैंने बीकर ले लिया या कोई जार है, इसके अंदर जो है एक मैंने लकड़ी के गुटके को रखा। तो लकड़ी का गुटका जो है वो ऐसे चल जाएगा अंदर। बोलो बेटा। थोड़ा ऊपर रहेगा, थोड़ा अंदर रहेगा, इस तरीके से ये इसके अंदर बैलेंस हो जाएगा। बोलो। ये लकड़ी का गुटका इसके अंदर बैलेंस हो रहा है। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु कब तैरती है? जब उसका भार उत्प्लावन बल के बराबर हो जाए। बोलो बेटा। अगर भार उत्प्लावन बल के बराबर हो गया तो उस कंडीशन में वस्तु जो है वो तैरेगी कि नहीं तैरेगी? ठीक है, ये जो मैंने गुटका बनाया इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए था। कितना? इस गुटके की ऊंचाई या इसकी लंबाई जो है उसको मैंने मान लिया एच है। कितनी है? ये पानी के अंदर या द्रव के भीतर जो है वो एल है। कितना है? एल। और ये जो द्रव है इसका घनत्व लिखते हैं अपन, रो है। कितना है भाई? रो। ठीक है, चलो नीचे की तरफ कौन सा बल? एम जी। आवाज नहीं आ रही। ऊपर की तरफ कौन सा बल? एफ बी। दोनों बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब उत्प्लावन बल जो है वो किसके बराबर हो रहा है? ये आपका एम जी को संतुलित कर रहा है। ठीक है, ध्यान से बोलना आंसर। उत्प्लावन बल का मान बोलना है आपको। उत्प्लावन बल का फॉर्मूला क्या बताया? वस्तु द्वारा निष्कासित किए गए, हाँ, द्रव का भार। है ना? तो देखो कितना द्रव निष्कासित होगा? जितना गुटका पानी के अंदर आ गया। अरे है कि नहीं? इसका आयतन बताओ मुझे। इसका आयतन हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? एल। और इसको किससे गुणा कर दूं? बोलो क्या लिखोगे? रो ए एल जी। ये किसके बराबर है? एम जी के बराबर। या एम का मान मुझे कहीं लिखना पड़े तो मैं लिख सकता हूं एम का मान कितना होगा? रो ए जी के बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ बस सही है, जो लिखा हुआ वो सही है। इस गुटके का अलग से भी बता सकते हो आप मान, एम बराबर। ठीक है, गुटके का अगर जो है अलग से आपको द्रव्यमान बताना है तो पूरे गुटके का, इसका मान लो घनत्व सिग्मा है। कितना है? तो आप इसको सिग्मा ए एच भी लिख सकते हो।
है क्या नहीं? अगर अलग से लिखोगे गुटके का द्रव्यमान, तो गुटके का द्रव्यमान कैसे लिखोगे? उसका आयतन इंटू उसका घनत्व लिख दिया। और उसको अगर आप किसके रूप में लिखना चाहो, उत्प्लावन बल से संतुलित हो रहा है, तो उत्प्लावन बल के रूप में लिखोगे तो रो ए एल भी लिख सकते हो, या सिग्मा ए एच भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे ठीक है। अभी बताओ एसएचएम हो रहा है क्या? नहीं, अभी तो बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा? पेंडुलम लटका हुआ है, अपने आप थोड़ी चलने लग जाएगा। पहले आपको उसको थोड़ा सा विस्थापित करना पड़ेगा। जब विस्थापित करोगे तभी तो बल के एक्स आएगा कि नहीं आएगा? तो अभी कोई एसएचएम नहीं हो रहा, अब इसको एसएचएम कराते हैं। कैसे कराएं एसएचएम? इस गुटके को थोड़ा सा दबा के छोड़ दे। बोलो भाई। इसको आपने गुटके को थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा दिया, यहां तक लिया है इस गुटके को। जहां समझ में नहीं आया बोलना, इतना दबा दिया इसको नीचे की तरफ। जब गुटका नीचे की तरफ आपने कितना विस्थापित कर दिया? एक्स। तो ये जो बल बनेगा, जब वापस से लिक्विड इसको ऊपर की तरफ जो है विस्थापित करेगा कि नहीं करेगा? कितना बल लगाएगा? जितना आप इसको नीचे दबाओगे उतना ही द्रव ज्यादा विस्थापित होगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो भाई। यह विस्थापित द्रव का जो भार होगा वो क्या होगा? उत्प्लावन बल के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? पहले वाला उत्प्लावन बल तो mg से बैलेंस हो रहा था। देखो याद करो, जब मैं आपको वो बता रहा था स्प्रिंग के लिए, तीन तीन क्वेश्चन कराए थे। एक तो स्प्रिंग से डायरेक्ट ब्लॉक लटका हुआ था, एक स्प्रिंग ऊपर थी, इधर ब्लॉक था, है ना? उसमें मैंने क्या किया था? देखो सबसे पहले तनाव किससे बैलेंस हो रहा था? नीचे एमजी से। उसके बाद एसएचएम कराने के लिए क्या लिखा था? डेल्टा टी लिखा था कि नहीं लिखा था? नया बल जो आया खींचने के बाद, डेल्टा टी की वैल्यू लिखी थी के एक्स या के वाई, याद आ रहा है? उसी तरीके से जब अभी दोनों संतुलित हो रहे, जब इसको आप नीचे की तरफ दबाओगे तो इसको कितना विस्थापित किया? एक्स। अब जो नया बल बनेगा वो इसको एसएचएम कराएगा क्या नहीं कराएगा? चलो अब सिर्फ आपको उत्प्लावन बताना, बल बताना है जो नीचे की तरफ लग रहा है। ये क्या बनेगा? ये बनेगा प्रत्यानयन बल। एफ के एक्स होता है। बोलो बेटा। माइनस में नहीं लगा रहा हूं, विपरीत ही लगता है। जब नीचे दबाओगे तो ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? ये किसके बराबर है? ये जो नया उत्प्लावन बल बन रहा है इस एक्स विस्थापन की वजह से, उसके बराबर। ठीक है, बताओगे? बता दोगे? हाँ। कितना द्रव विस्थापित होगा ऐसे ही लिखना है, ये वाला फॉर्मूले से। क्या लिखोगे? द्रव कितना है? रो ए एक्स जी। भार लिखना है ना? ये आपने रो ए एक्स तो हो गया द्रव्यमान, जी से गुणा कर दिया तो बल बन गया कि नहीं बन गया? इस एक्स से एक्स क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो ये के का मान आ गया कि नहीं आ गया? बस इतना ही तो करना है। अब आपको आवर्तकाल लिखना है, तो 2 पाई अपॉन फॉर्मूला है एम बाई के होता है कि नहीं होता है? बोलते जाओ। रूट। अगर मान लो आपको इस गुटके का द्रव्यमान ही दे रखा है क्वेश्चन में, एम लिख देना। नीचे क्या लिखोगे बताओ? के का मान रो ए जी। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। ठीक है। क्वेश्चन में आपको जो है गुटके की लंबाई और गुटके का घनत्व दे रखा है, तो फिर एम का मान ये वाला लिख सकते हैं। बताओ क्या लिखोगे? टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट, बोलो, सिग्मा ए एच अपॉन रो ए जी आएगा कि नहीं आएगा? तो ये आपका ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक फॉर्मूला ये बन जाता है। अरे है कि नहीं? क्वेश्चन में आपको हो सकता है पूरे गुटके की लंबाई नहीं दे रखी हो, ये दे रखा हो कि प्रारंभिक अवस्था में गुटका पानी के अंदर इतनी लंबाई तक है। अरे है कि नहीं? तो उस कंडीशन में एम का फॉर्मूला जो है वो रो ए एल भी है कि नहीं है? इसका मतलब आवर्त काल का फॉर्मूला क्या बन सकता है? 2 पाई रूट, बोलो सब लोग, रो ए एल अपॉन रो ए जी। तो रो ए से रो ए कैंसिल हो जाएगा, और आवर्त काल का सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वही जो आपने जो है किसका है, सरल लोलक का फॉर्मूला है। कितना है? 2 पाई रूट एल बाई जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बात समझ में आ गई? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। नीचे वाली राशि तो वैसी लिखी है, रो ए जी क्या लिखा हुआ है, अगर याद रह जाए तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। अब मान लो ऊपर गुटके का द्रव्यमान दे रखा है आपको, तो आवर्त काल का फॉर्मूला होगा 2 पाई रूट एम अपॉन रो ए जी लिख देना। ठीक है।
आपको गुटके की ऊंचाई दे रखी है और गुटके का घनत्व भी दे रखा है, तो आंसर क्या होगा आपका 2 पाई रूट सिग्मा एच ऊपर लिखना है और नीचे का लिखना है रो ए, यहाँ लिख देना है रो जी लिख देना है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में जो है ये दे रखा है कि गुटका संतुलन अवस्था में द्रव के भीतर एल लंबाई तक है, तो ये सबसे इजी बन जाएगा सवाल। ये तो आपका सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन बन गया, क्या हो जाएगा टी इक्वस टू 2 पाई रूट एल बाई जी कर दे। ठीक है, अब बनाओ। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आप लिखोगे, पहले संतुलन बताया है, सिर्फ संतुलन ये है। ठीक है, तो m के 2 मान मिल गए, एक h के रूप में और एक l के रूप में। फिर इसको SHM कराने के लिए x और विस्थापन दिया, तब जाके ये हुआ। ठीक है, गुटके का द्रव्यमान दे रखा है तो 2 पाई रूट m/ρ Ag। गुटके की ऊंचाई और उसका घनत्व दे रखा है, तो आपने लिखना है 2 पाई रूट, ऊपर आ जाएगा आपका सिग्मा एच और नीचे आ जाएगा रो जी, ए कट जाएगा। और अगर आपको ये दे रखा है कि गुटका द्रव के भीतर एल लंबाई तक है, तो फिर तो ना रो चाहिए ना आपको सिग्मा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्या लिखना है 2 पाई रूट एल बाई जी कर देना है। लिख लेना, क्यों बातें कर रहा है, ऐसे कह रहा हूँ तेरे पास वाले से। हाँ, क्या देख रहा है उधर। लिख दिया होगा यार। तो 3 फॉर्मूले बन गए। पढ़ो पहला फॉर्मूला, 2 पाई रूट m/ρ Ag, जब आपको द्रव का घनत्व और ब्लॉक का द्रव्यमान दे रखा हो। ठीक है, अगर मान लो आपको जो है ब्लॉक की ऊंचाई दे रखी है, तो फॉर्मूला क्या होगा आपका 2 पाई रूट सिग्मा एच ऊपर लिखना, नीचे रो जी लिखना है ना। और अगर आपको ये दे रखा है कि जो है ब्लॉक कितना द्रव के भीतर है, तो फिर सिग्मा रो कुछ नहीं चाहिए आपको, डायरेक्ट क्या लिख दोगे यहाँ पर 2 पाई रूट एल बाई जी कर देना। आगे बढ़े, अब लिखो यूट्यूब, लिख दो बस यार।
हाँ, देखो इधर, यूट्यूब ऐसे मत बनाना, ऐसी मत बनाना, ठीक है? जैसी मैं बना रहा हूं वैसी बनाना। एक लाइन बिल्कुल सीधी बनाओ और दूसरी लाइन बिल्कुल उसके पास में बनाओ, बिल्कुल पास। दोनों को नीचे से मिला दो। फिर यहाँ पे जो है एक लाइन यहाँ बनाओ, और फिर इसको ऐसे बनाओ। ऐसी बनाना यूट्यूब, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल ये डायग्राम सही होता है, क्योंकि जब मैं इसका द्रव्यमान लिखूंगा, बेटा सुनो ध्यान से, तो मैं ये मानूंगा कि एक तो द्रव इधर की तरफ है और एक द्रव इधर की तरफ है। उसमें क्या गड़बड़ होती है? एक द्रव इधर की तरफ भी आता है, अरे बोलो, एक द्रव इधर भी आ जाता है, और ये बीच का भी तो आएगा कि नहीं आएगा? तो ये बीच का निकालने का तरीका नहीं होता अपने पास। इस वजह से हम ये मानेंगे, इस ट्यूब में देखो, इसको यहां कर दूंगा ना मैं, आधा द्रव इस तरफ है और आधा द्रव इस तरफ, ठीक है? अब सब इधर देखो बोर्ड पे, ये यहां तक मैंने इसके भीतर द्रव भर दिया है। कितनी ऊंचाई तक? एच ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है। ध्यान से देखो, एसएचएम हो रहा है क्या? एसएचएम अपने आप तो होता नहीं, कब होगा एसएचएम बताओ? जब आप एक तरफ से द्रव को नीचे की तरफ विस्थापित कर दो, तब द्रव ऊपर नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा ऐसे? अरे है कि नहीं? और समझ में भी आ गई आपको बात? हमें करना क्या है, बस जो विस्थापन किया उसके बाद प्रत्यानयन बल निकालना है। प्रत्यानयन बल को किससे गुण वह बराबर कर देना है, के एक्स के बराबर, तो किया जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे है कि नहीं? चलो ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इस द्रव को इधर की तरफ से नीचे भेज दिया। कितना नीचे भेज दिया? एक्स। इतना नीचे की तरफ भेज दिया एक्स। बोलो, तो जब इधर की तरफ से द्रव नीचे जाएगा तो कंफर्म इधर की तरफ से बढ़ जाएगा। बोलो, तो द्रव इधर से उतना ही ऊपर चल जाएगा। सॉरी, ये भी कितना हो गया? एक्स हो गया। अब मुझे बताओ कितना एक्स्ट्रा द्रव है जो नीचे की तरफ बल लगाएगा? देखो ध्यान से देखो, इधर की तरफ यहां तक द्रव है, अरे बोलो, और इधर की तरफ यहां तक द्रव है। तो ये वाला जो द्रव है दिखाई दे रहा है, ये लगाएगा नीचे की तरफ बल, तो ये आपका एसएचएम होगा कि नहीं होगा? तो कितनी ऊंचाई का द्रव जो है वो बल लगा रहा है, जल्दी से देख के बताओ। 2x ऊंचाई का। कितनी ऊंचाई का? 2x ऊंचाई का द्रव जो है वो बल लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? बल का फॉर्मूला वही mg। बोलो, mg का मान लिखना है तो m का मान क्या लिख दोगे? सिग्मा, या जो भी आपका रो है, तो रो को आप किससे, उसके आयतन से गुणा कर दोगे तो m आ जाएगा। बोलो, चलो। विस्थापित द्रव द्वारा लगाया गया बल, ये बनेगा आपका प्रत्यानयन बल। बोलो बेटा, ठीक है? चलो बोलते जाओ, मुझे लिखना है mg। के एक्स इक्वल्स टू, बोलो, इतने का ही बोलना। इतने का घनत्व तो मान लो रो घनत्व है, कितना घनत्व है? तो रो। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है, तो रो a इंटू, फिर से बोलो, तो ये a इंटू 2x इंटू जी आ गया कि नहीं आ गया? ये x से x कैंसिल हो गया। बोलो, बस खत्म खेल। बोलो, 2 पाई रूट m बाई के लिखना है, तो ये लिखोगे t इक्वल्स टू 2 पाई रूट m बटे, क्या लिखोगे? 2 रो a g लिख दोगे। यह आवर्तकाल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है?
चलो, हो सकता है आपसे जो है एम नहीं दे रखा हो पूरे द्रव का, तो पूरे द्रव का द्रव्यमान निकाल रहा हूं। संपूर्ण द्रव का द्रव्यमान, ये कैपिटल एम। क्या लिखोगे बताओ? रो, कितनी ऊंचाई है यहां से यहां तक की? एच, एच इधर थी, एच इधर थी, तो ये लिखोगे ए इंटू टू एच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर एम का मान ये वाला लिख देता हूं तो क्या बन जाएगा आवर्तकाल? 2 पाई रूट, बोलो, रो ए टू एच अपॉन 2 रो ए जी होगा कि नहीं होगा? सब कट जाएंगे, एच बाई, बिल्कुल वैसा आ गया, रूट L/G जैसा आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब देख लो ध्यान से, अगर आपको द्रव की प्रारंभिक ऊंचाई दे रखी है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, सरल लोलक जैसा हो गया। क्या बन गया आपका? 2 पाई रूट H/G कर देना है। ठीक है। और आपको द्रव का भार दे रखा है, सॉरी द्रव्यमान दे रखा है, तो फिर लिखोगे 2 पाई रूट M अपॉन 2 रो A G के बराबर हो। ठीक है, बनाओ। यूट्यूब जैसी बताइए वैसी बनाना। पहले 2 लाइन बनाओ बिल्कुल पास पास। हाँ, ये क्वेश्चन आपको फ्लूइड में भी बताया हुआ सर ने, बताया था क्या? हाँ, फ्लूइड नहीं पढ़ा भी आप लोगों ने? जल्दी बनाओ यार, आज खत्म करना है तो। हो गया? देखो, सबके मान लिखते जाते हैं तो लास्ट में एक ही फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है? 2 पाई रूट L/G आता है आंसर, है ना? एम का मान भी लिख दोगे तो लास्ट का आंसर देखो वही आएगा आपका, 2 पाई रूट H/G या L/G आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सब में आंसर यही आता है ना? बना दिया। अगला लिखो वी ट्यूब। यू ट्यूब की जगह वी ट्यूब बनाएंगे। ठीक है, और देखो ट्यूब भी कैसी बनाना, ऐसी देखो, एक तरफ इसका ढलान अलग रखना और एक तरफ इसका ढलान अलग रखना।
दोनों तरफ का ढलान मैंने अलग अलग बनाया, दिख रहा है ना सभी को? ऐसी बनाना। ये मान लो क्षैतिज है, इधर का कोण अलग है थीटा 1, इधर का कोण अलग है थीटा 2। ठीक है, इस तरह की ट्यूब मैंने बना दी। अभी रुक जाओ, बोर्ड पे देखो, जो यहाँ किया ना वही करना है, कुछ भी अलग नहीं करेंगे, है ना? चलो, सबसे पहले इसके अंदर मैंने द्रव बना दिया, ये तल। आप बताओ, संतुलन अवस्था में तो तल का तल समान होगा कि नहीं होगा? ये सबसे पहले दोनों तरफ तल जो होगा ये समान होगा। ठीक है, इसका घनत्व जो है वो रो है, पूरा द्रव्यमान लिखेंगे अपन तो वो एम है। ठीक है, अभी बताओ एसएचएम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। एसएचएम कराना है तो आपको द्रव को एक तरफ से विस्थापित करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इस तरफ से द्रव को नीचे की तरफ विस्थापित कर दिया। कितनी दूरी तक? बोलो, अरे बोलो। एक्स दूरी तक नीचे विस्थापित कर दिया। तो कंफर्म इधर का द्रव जो है वो कितना ऊपर चल जाएगा? एक्स दूरी तक ऊपर चला जाएगा। ये एक्स दूरी तक ऊपर इधर चला गया। अब दोनों के तल में अंतर देखो तो, इतना तल में अंतर आ जाएगा। जल्दी से देख के बताओ कितना अंतर है? 2x नहीं है ये। ठीक है, अभी बताते हैं। अभी देखो इधर ध्यान से, इतना द्रव ऊपर आ गया कि नहीं आ गया? और ये द्रव जो है वो क्या करेगा? एसएचएम कराएगा। अरे है कि नहीं? एक तरफ से दूसरी तरफ के तल में इतना अंतर आ गया। इधर वाला तल जो है यहां से घट के इस जगह आ गया, यहाँ वाला तल यहां से बढ़ के यहाँ चल गया है। दोनों के तल में अंतर ये वाला है कि नहीं? ठीक है, ये जो द्रव एक्स्ट्रा बना ये नीचे की तरफ बल लगाएगा, और ये बल लगाएगा, उससे क्या होगा? आपका एसएचएम होगा यहाँ पे। ठीक है, अब तल में अंतर देखते हैं। तल में अंतर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जी हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ लगता है। तो जो अपन फॉर्मूला लिखते हैं बल का, उसमें क्या होती है? ऊंचाई भी किधर आनी चाहिए? नीचे की तरफ ही आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? या तो आप जी का इधर की तरफ घटक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और उससे ऊंचाई नहीं आएगी, है ना? तो देखो इधर ध्यान से देखो, यहां बना के बता रहा हूं आपको, इस जगह पे ये जो x है इसको मैंने इधर बना दिया, ये x दिख रहा है? इसका एक घटक तो ये वाला होगा और एक घटक ये वाला होगा। होगा कि नहीं होगा? ये कोण कितना है? तो ये कोण भी कितना होगा? तो बताओ, ये घटक चाहिए मुझे, ये वाला। सब बोलो, x साइन थीटा 2। इसी तरह से इसका भी घटक बता दो, ये थीटा 1 है, ये वाला घटक बताओ। बोलो, x साइन थीटा 1। अब बताओ ये कितना है? x साइन थीटा 1 प्लस x साइन थीटा 2 है कि नहीं है? सबको आ गई है बात? समझ? बस हो गया अपना काम, है ना? चलो, ये जो द्रव है इसका भार बताना है आपको। इसका भार लिख रहा हूं, द्रव का भार, विस्थापित द्रव का भार। ठीक है, यही अपने लिए क्या बनेगा? प्रत्यानयन बल इक्वल्स टू, बोलो, रो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए, बोलो x साइन थीटा, तो x कॉमन आ जाएगा, sin θ1 प्लस sin θ2, और पीछे g लिख दोगे। क्या कट गया? x किसकी वैल्यू आ गई? बस खत्म खेल। बोलो, 2 पाई रूट आपको m/k लिखना है। t इक्वल्स टू आंसर होगा 2 पाई रूट m, और नीचे क्या लिखोगे बोल के बताओ? रो ए जी sin θ1 प्लस sin θ। ठीक है, अगर मान लो इन दोनों ट्यूब को मोड़ता जाऊं ऐसे कर दूं, तो यूट्यूब बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी?
साइन थीटा कितना आ जाएगा? 90, 91 और 1, तो आंसर ये 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यही बात सर, बनाओ। ये वाला घटक लिया है मैंने, ये वाला। हो गया? ये चारों क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये सारे जो है द्रव में एसएचएम के सवाल हो गया। ये द्रव में एसएचएम का सवाल, सरल लोलक वाला। एक ये ब्लॉक वाला, यूट्यूब और वी ट्यूब, है ना? ये थोड़ा ध्यान से देख लेना, बनाना जरूर सीखना। हो सकता है पेपर में फॉर्मूला याद नहीं है, याद आ जाए तो बढ़िया बात है, वरना सीधा सा एक ही कॉन्सेप्ट है, जितना विस्थापित द्रव है उसका भार निकाल लेना है, वो ही किसके बराबर है? के एक्स के बराबर। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो अगला। देखो, यदि पृथ्वी के केंद्र से गुजरते हुए, क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र से गुजरते हुए एक सुरंग का निर्माण किया जाए, एक सुरंग का निर्माण किया जाए और उसके भीतर
स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाए तो उसके आवर्त काल का मान होगा। ठीक है, ये सवाल कभी आपको सॉल्व नहीं करना है, मैं कर रहा हूँ सॉल्व। याद रखना है आपको। गुरुत्वाकर्षण पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? पढ़ लिया। तो गुरुत्वाकर्षण में आपको जो है सर ने जो है वो बताए होंगे अपने उपग्रह। कौन कौन से उपग्रह बताए थे? उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, कौन कौन से? हाँ, मैं कृत्रिम की बात कर रहा हूँ, प्राकृतिक प्राकृतिक के नहीं। दो तरह के उपग्रह होते हैं, एक तो जियो सैटेलाइट होता है और एक जो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। एक तो जो पृथ्वी के बहुत पास घूमते हैं वो जियो सैटेलाइट होते हैं। ठीक है। और जो एक आपके जो है पृथ्वी की कक्षा में होते हैं, जो पृथ्वी के साथ साथ घूमते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं। नहीं समझ में आई बात? ये पृथ्वी तो अपने उसमें चल रही है, 24 घंटे में घूम रही है ना। एक उपग्रह ऐसे ऐसे घूम रहा है या एक उपग्रह ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये जियो सैटेलाइट्स है। ठीक है, ये क्या बताते हैं? दूसरे देश के फोटो खींचने के काम आते हैं। ये आपके जो है अपने वातावरण बताते हैं, ठीक है, कि कब बारिश होगी कब क्या होगा, इस तरह की बात करेंगे, है ना। और एक होते हैं जियो स्टेशनरी, जो होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, जो इंडिया का सैटेलाइट, मान लो इंडिया यहाँ पर है, तो ये सैटेलाइट हमेशा इसके ऊपर ही रहेगा, पृथ्वी के साथ साथ ही घूमेगा ये। अरे है कि नहीं? इसका मतलब ये इनका भी आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे ही होता है। जब पृथ्वी घूमती है तभी ये घूमते हैं। पर जो जियो सैटेलाइट होते हैं जो बहुत पास में घूमते रहते हैं, ठीक है, उनका आवर्तकाल आपने अगर पढ़ा होगा तो 1.4 घंटे का होता है, 84.6 मिनट का होता है। याद आ रहा है ऐसा कोई आंसर? हाँ, तो इसका मतलब जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका भी आंसर यही होता है। कितना होता है? 84.6 मिनट या 1.4 आवर, कितना होता है? देखो इधर ध्यान से, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में आपने एक सुरंग बना दी, ठीक है, और इसके अंदर किसी भी वस्तु को छोड़ दिया यहाँ पे, तो इसके ऊपर बल लगेगा केंद्र की तरफ, लगेगा ना। ये एम द्रव्यमान है, इस पर केंद्र की तरफ बल लगेगा। केंद्र से मान लो इसकी दूरी जहां भी है, ये दूरी है, एक्स दूरी है। कितनी दूरी है? तो बिल्कुल बल वैसा ही बोलना जैसा इलेक्ट्रोस्टेट में था। ठीक है, अगर ये आपका जो है गोला पूर्णतः भरा हुआ है, सॉलिड है, ठोस है, तो बल का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टेट में लिखते हैं, बोल के बताओ। K Q1 Q2 अपॉन R³ × x, या R लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं? तीव्रता आती है ना, तीव्रता। अबे याद आ रहा है? उसको एक और आवेश से गुणा करते हैं, बल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहां भी बिल्कुल वैसा का वैसे ही बता। ठीक है, अब लिख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या लिख रहे हैं? चलो गुरुत्वाकर्षण बल बताओ, बोलो। जी, पृथ्वी का भार, वस्तु का भार, अपॉन, क्या लिखूं यहाँ पर? R³ ये दूरी, एक्स, इसके अंदर की दूरी आ जाएगी। इस के एक्स को भी पूरा लिख देता हूं। के को लिख दिया m⍵² एक्स, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलो m से m क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, और सर ने आपको जो है गुरुत्वाकर्षण में जी बताया होगा, जी, Gm/, तो Gm की वैल्यू कितनी होती है? बताया था। चलो बढ़िया बात, ये x से तो x कट गया। क्या लिखूं यहाँ पर? ω² = G r² अपॉन R³, ये भी कट गया। ओमेगा का मान बताओ? G/r। तो आवर्तकाल का मान बताओ? नीचे लिखना है R/,
ये भी देखा जाए तो वही फॉर्मूला है। हाँ बोलना बोल। हाँ एल की जगह आ रहा है, वही कह रहा हूँ, वही फॉर्मूला है। बस एल की जगह क्या आ रहा है आपका, आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका भी सॉल्व करेंगे। ये पता है आपने को पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर लिखोगे, आवर्त काल का मान जो है 84.6 मिनट आएगा, या फिर 1.4 आवर, 1.4 घंटे होगा। कभी आपसे क्वेश्चन बोल दे कि नहीं भाई टनल यहाँ नहीं बनानी, साइड में बनानी है यूं, यहाँ बना दी टनल जो केंद्र से नहीं गुजर रही, बोलो, तो भी आंसर नहीं बदलेगा। तो भी आंसर कितना होगा आपका, 84.6 मिनट या 1.4। कहीं भी टनल बना दें, ठीक है, पृथ्वी के अंदर कोई भी कण छोड़ दें ऐसे सुरंग में, सुरंग कहीं भी बनी हो, उसका आवर्तकाल कितना होता है, 84.6 मिनट ही आता है। ठीक है, बनाओ। ये करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना। बेल थोड़ी बजी अभी, जल्दी बनाओ यार, एक सवाल और करो। एक तो लिखा के जाऊंगा मैं। ये देश ने पृथ्वी का सत्यानाश कराया जो। बना बना, आंसर तो याद रह जाएगा ना। ठीक है, करना नहीं है, हमेशा एक ही आंसर है। एक और सवाल लिख के जा रहा हूं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले आपसे, ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये सरल लोलक है, दिखाई दे रहा है, इसकी लंबाई लगभग पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाए, कितनी हो जाए, सरल लोलक की लंबाई कितनी, पृथ्वी की त्रिज्या के लगभग बराबर। अब ये मत पूछना लटका हुआ कहां से है ये, ठीक है, पर अगर इतना कोई जो है सरल लोलक बना दिया जाए जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो, उस कंडीशन में भी आवर्त काल का मान 84.6 मिनट या फिर 1.4 होता है। एक मेरा वो रह गया, अभी मुझे अवमंदित दोलन और बताना आपको, ठीक है। और एक और बात, जो मैं बार बच्चे आते हैं ना पूछने, सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं यार, सब जो पूछ रहे हैं कलांतर कलांतर कलांतर। तो देखो इतनी सीधी सी बात है यार, रुक जाओ, ये लिखना जरूरी नहीं है। मान लो एक कण चल रहा है यहां से, इधर जाता है, आयाम की आधी दूरी पर आता है, तो 30 डिग्री बनता है। कितना बनता है ये याद है अपने को, बोलो भाई। पूरे आयाम पर आ जाता है तो 60 डिग्री बन जाता है। अब ये यूं जा रहा है, फिर ये यूं जा रहा है, फिर ये यूं जा रहा है, फिर ये यूं जा रहा है, ऐसे ऐसे वापस आ रहा है ये। अब देखो इधर ध्यान से, आपसे बोले आयाम की एक यहां पर है एक कण, दूसरा कण भी आयाम की आधी दूरी पर है पर विपरीत दिशा में है, तो दोनों के बीच में कितना कलांतर हुआ, तो ये 60, ये 60, 120 का हो गया। एक कण यहां पर है, दूसरा यहां पर है, कितना कलांतर हो गया, तो 90 + 60, बोलो। एक कण यहां पर है, ध्यान से देखना, एक कण यहां पर है आधी दूरी पर, अब बताओ कितना हुआ, तो 60, 60, 30 और 30, है क्या नहीं। मैं आपसे बोलूं एक कण यहां पर है, एक कण यहां पर है, बताओ कितनी दूरी पर हुआ, तो यहां से चलेंगे, ये आपका 30, 30 और ये 60, बोलो। बस ऐसे बना के तो देखो एक बार, हो जाएंगे सवाल सारे के सारे। नहीं हो तो मैं हुई से ही बाहर बैठा हूं, आ जाओ।
अभी आए नहीं